पलाश के फूल रंग भला किसे नहीं भाते, लाल पीले हरे हर तरह के रंग, लेकिन इन सब रंगों पर सबसे भारी होता है प्रेम का रंग। ये रंग कभी मेरे जीवन से भी होकर गुजरा था। प्रयागराज से बनारस के रास्ते में एक जगह पड़ती है रतनपुर। रतनपुर उतरकर आपको जैतपुर के लिए बस मिल जाएगी। रतनपुर से जैतपुर की दूरी यही कोई 40 किलोमीटर की होगी। रास्ता इतना खराब कि 40 किलोमीटर में आपको 400 किलोमीटर की थकान हो जाए। मगर गर्मियों के दिनों में इस रास्ते की खूबसूरती देखते बनती है। रास्ते के दोनों तरफ पलाश के घने जंगल थे। गर्मियों में जब पलाश के फूल दहकते तो ऐसा लगता मानो आसमान से आग बरस रही हो। आज से करीबन 20 साल पहले मैं जैतपुर के एक शासकीय कार्यालय में पदस्थ था। मेरे सिवाय कार्यालय में एक चपरासी भी था। स्टाफ के नाम पर बस हम दो ही थे। यह बहुत पिछड़ा इलाका था। शाम होते ही गांव के लोग सो जाते। बिजली के दर्शन यदा कदा ही होते थे। हर सामान के लिए प्रयागराज या बनारस जाना होता था। मुझे जैतपुर में रहते 2 साल से ज्यादा बीत चुके थे। जून का महीना था। मैं सुबह ही किसी काम से रतनपुर गया हुआ था। दोपहर तक मेरा काम खत्म हो गया और अब मैं अपने स्कूटर पर जैतपुर के लिए वापस निकल पड़ा था। गर्म हवाएं मेरे बदन को झुलसा रही थी। पलाश के फूल झड़कर नीचे जमीन पर एक चादर बना चुके थे। मैं करीबन आधा रास्ता तय कर चुका था जब उस सूनी सड़क पर किसी ने मुझे आवाज दी थी। आवाज सुनते ही मैंने ब्रेक लगाया था और पलट कर देखा। एक लड़की बड़ा सा बैग कंधे पर टांगे मुझे ही आवाज दे रही थी। आप जैतपुर की तरफ जा रहे हैं क्या? अगर जा रहे हो तो मुझे लिफ्ट दे देंगे, उसने करीब आकर हाँफते हुए कहा था। उसे देखते ही एक पल को जैसे सब खामोश सा हो गया था। उसकी गुलाबी जिस्म तपती दोपहर में आंखों को ठंडक दे रहा था। उसने अपने चेहरे पर उभर आई पसीने की नन्ही बूंदों को हथेली के पिछले हिस्से से पूछा और अपना सवाल दोहराया। आप जैतपुर की तरफ जा रहे हैं क्या? इस बार एक सू की आवाज मेरे कानों के करीब से गुजरी थी और मैं एक झटके से सपने से बाहर आ गया था। हाँ, उधर ही जा रहा हूँ, चलिए आपको छोड़ दूंगा, मैंने जवाब दिया। मेरे जवाब देते ही वह स्कूटर की पिछली सीट पर बैठ गई थी। जैतपुर में कहाँ? मैंने स्कूटर चलाते हुए पूछा। पंचायत ऑफिस। आज मेरा नौकरी का पहला दिन है। दिल्ली से कानपुर तक ट्रेन से आई थी, फिर प्रयाग वाली बस से बनारस तक। वहां से कोई बस नहीं मिली तो एक लड़के से लिफ्ट ले ली। वो आधे रास्ते आकर दूसरी ओर मुड़ गया तो आपको आवाज दे दी। पता नहीं था इस रास्ते में गाड़ियां नहीं चलती, वरना कोई टैक्सी कर लेती, लड़की ने मेरे सवाल के बदले कहा। जल्द ही हम ऑफिस के बाहर थे। कोई खास कैंपस तो था नहीं, सिर्फ कुछ कच्चे कमरे और 3 पक्के कमरे थे। उनमें से एक को मैंने ऑफिस और एक को अपना आशियाना बना रखा था। बाकी तीसरा कमरा बंद था। कच्चे कमरों में कार्यालय का पूरा सामान रखा हुआ था। ऑफिस पहुंचते ही लड़की ने मुझे शुक्रिया कहा और अंदर की तरफ चली गई। लड़की के जाते ही मैं ताला खोलकर अपने कमरे में आ गया। मैंने एक नज़र दीवार पर लगे छोटे शीशे में डाली। मेरा चेहरा गर्मी से मुरझा गया था। मैंने कमरे के अंदर बने वॉशरूम में मुंह धोया और लगभग 10 मिनट बाद ऑफिस की तरफ चल पड़ा। मुझे देखते ही उसने अचरज से कहा था, आप यहाँ? जी, मैंने जवाब दिया और उसके सामने की कुर्सी पर जाकर बैठ गया जिस पर लिखा था रवि कामत, प्रभारी। रवि कामत मैं ही हूँ, इस कार्यालय का प्रभावी। इस बार मैंने उसके बिना कुछ कहे ही कह दिया था। इतना कहते ही वो खड़ी हो गई थी। सॉरी सर, मैंने आपको पहचाना नहीं। कोई बात नहीं, वैसे आपने अपना नाम नहीं बताया। सर, मेरा नाम आस्था है, आस्था सिंह। ओके मिस आस्था। वैसे मिस आस्था ठीक रहेगा न? मैंने कहा और उसने सहमति में मुस्कुरा कर सिर हिला दिया था। उसके बाद हम उसके ज्वाइनिंग के पेपर तैयार करने में लग गए थे। मुझे कोई खास काम तो था नहीं और फिर स्टाफ के नाम पर वहाँ सिर्फ मैं ही था, तो हम दोनों साथ साथ उसके कागज तैयार करने लगे। बिजली आज पूरे दिन से नहीं थी और शाम होते होते हम दोनों पसीनों से तरबतर हो चुके थे। मैं थक कर अपनी कुर्सी पर जा बैठा। आस्था भी गर्मी से परेशान सामने कुर्सी पर बैठी करीबन हाँफने लगी थी। मिस आस्था, आपकी पहली नौकरी की ढेर सारी शुभकामनाएं। वैसे आपका आज का काम खत्म हो चुका है, आप कल से ऑफिस आ सकती हैं, मैंने चेहरा पोंछते हुए कहा था। शुक्रिया सर। सर, वैसे मैं सोच कर आई थी कि आज रात किसी होटल में कमरा ले लूंगी और फिर 1-2 दिन में कमरा तलाश कर यहीं रहना शुरू करूंगी, लेकिन लग रहा है यहाँ होटल मिलना मुश्किल है।
सर कोई कमरा ही किराए से मिल जाता तो, आस्था ने सवाल किया था। आस्था जी, पहली बात कमरा तो मिलेगा नहीं, और अगर मिल भी गया तो आप रह नहीं पाएंगी, लेकिन मेरे पास एक रास्ता है। ऑफिस के बगल में जो पक्के कमरे हैं उनमें से एक मैं रहता हूँ और एक मैं बंद रखा हूँ। अगर आप उसमें रहना चाहें तो मैं आपके लिए वह खुलवा सकता हूँ। मेरी बात यह सुनकर आस्था सोच में पड़ गई और फिर लगभग 5 मिनट की खामोशी के बाद उसने कहा था कि वह उस कमरे में रहना चाहेगी। उसकी हाँ होते ही मैंने प्यून को कमरा खोलने और साफ करने को कह दिया था। 1 घंटे बाद आस्था अपने कमरे में थी। शाम घिर चुकी थी, बिजली अब तक नहीं आई थी। मैंने खिड़की खोली, मोमबत्ती जला दी। खिड़की खोलते ही ठंडी हवा का एक झोंका मेरे मन को सहला गया था। आस्था आज रात कहाँ सोएगी और क्या खाएगी? हम दोनों ही इस सोच में थे। आज उसकी नौकरी का पहला दिन था और वो इस तरीके से उदास रहे, यह सोचकर मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। रात के लगभग 9 बजे थे। मैं आस्था के दरवाजे पर दस्तक दिया। दरवाजा कुछ देर से खुला था। आस्था अब नए आसमानी रंग की कुर्ती में थी। उसके बाल अब सलीके से नहीं बंधे थे, बल्कि उन्हें हड़बड़ाहट में समेटा गया था। कमरे में अंधेरा था। एक छोटी टार्च कमरे के रोशन करने का भरकस प्रयास कर रही थी। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? मैंने दरवाजा खुलते ही कहा था। हाँ सर, आइए ना, आस्था ने जवाब देकर रास्ता छोड़ दिया। हाथ में स्टील का डिब्बा थामे मैं अंदर गया था। आस्था ने एक चादर नीचे जमीन पर बिछाई हुई थी और बैग को तकिया बना लिया था। बैग के कोने में बिस्किट का एक अधखुला पैकेट मोड़कर दबा हुआ दिखाई दे रहा था। शायद जब मैं यहाँ आया तो आस्था बिस्किट खा रही थी। जाहिर सी बात है, सुबह से उसने कुछ नहीं खाया था। भूख तो लगी ही होगी। मुझे इसकी इस हालत पर दया आ गई थी। आस्था ने कुछ नहीं कहा, वह कहती भी क्या। कमरे में बैठने की भी कोई व्यवस्था नहीं थी। मैं स्वयं ही नीचे बिछी चादर के एक कोने में बैठ गया। आस्था ने कुछ नहीं कहा और दूसरे कोने में बैठ गई। आस्था जी, आज आपकी नौकरी का पहला दिन है। नियमानुसार एक धमाकेदार पार्टी होनी चाहिए थी। पकवान बनने थे। आपको सबसे बेहतर बिस्तर पर सोना चाहिए था, लेकिन दुर्भाग्य से आज ऐसा कुछ भी नहीं है। पर मेरा यकीन मानिए, ये आपके आने वाले जीवन को सबसे बेहतर और मुश्किल शुरुआत है। मेरी बात सुनकर आस्था ने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने आगे कहा, मेरे पास कोई पकवान तो नहीं है, लेकिन कुछ दिन पहले जब मैं घर गया था तो माँ ने जबरदस्ती लड्डू पैक कर दिए थे और आलू के पराठे और टमाटर की चटनी मैंने हम दोनों के लिए बना लिए हैं। सॉरी, लेकिन इससे बेहतर मैं आज रात यहाँ कर नहीं सका। सॉरी की बात नहीं है सर, और आप खाना खा लीजिए, मुझे भूख नहीं है। आपको तो नहीं पता, पर मुझे बहुत भूख लगी है, लेकिन अगर आप नहीं खाएंगी तो मुझे भी नहीं खाना। खा लीजिए, मुझे सच में भूख नहीं है, मैंने कहा। मेरी बात सुनकर आस्था मुस्कुरा पड़ी। जल्द हम दोनों जमीन पर बैठ मोमबत्ती की रोशनी में खाना खा रहे थे। खाना खाने के बाद जाते हुए मैंने आस्था से कहा, अगर नींद न आए तो दीवार पर ग्लास मारकर आवाज कर देना, मैं समझ जाऊंगा। जरूर, आस्था ने हंसकर जवाब दिया और मैं कमरे में लौट आया था। मैं बिस्तर पर करवटें बदलता रहा था। नींद आस्था को भी नहीं आई थी। उसने दीवार पर ग्लास मारकर इस बात का एहसास मुझे कराया था। रात के किस पहर में हम दोनों सोए थे मुझे पता ही नहीं चला था। अगली सुबह हम दोनों जल्द ही रतनपुर निकल गए थे, आस्था के लिए जरूरत का सामान लेने, और शाम ढलने के पहले वापस लौट आए थे। मैं बहुत थक गया था तो कमरे में जाकर आराम करने लगा था। शाम 7 बजे के करीब आस्था ने मेरे दरवाजे पर दस्तक दी थी। आने का कारण उसने बताया कि उसने आज रात का खाना मेरे लिए भी बना लिया है। मैंने मना करने की कोई औपचारिकता भी नहीं की थी। हाथ मुंह धोकर उसके कमरे में पहुंच गया था और बदले हुए कमरे की रूपरेखा देखकर मेरा मुंह खुला का खुला रह गया था। कमरे के एक कोने में छोटा किचन निर्मित हो चुका था। खिड़की के नीचे चटाई बिछाकर एक नया गद्दा नए तकियों के साथ बिस्तर का रूप ले चुका था। कुर्सियां आ चुकी थी, पानी का मटका, नए पर्दे सब लगाए जा चुके थे। मेरा कमरा 2 साल में इतना व्यवस्थित नहीं हुआ था जितना आस्था का 1 घंटे में हो गया था। जल्द ही हम खाना खाने बैठ चुके थे। सोते वक्त आज मैंने दीवार पर ग्लास मारकर नींद न आना जताया था। आस्था ने भी ठीक वैसे ही उत्तर दिया था। आज फिर हम दोनों रात के किसी पहर में सो गए थे। वक्त बीतता रहा। आस्था नई जगह में खुद को ढालती रही। मैं वक्त के साथ उसके सबसे करीबियों में शामिल होता जा रहा था।
अब हम सिर्फ 7 काम करने वाले सहकर्मी नहीं रहे थे, उससे थोड़ा ज्यादा हो गए थे। शाम ढलते ही सारा गांव सो जाता और हम निकल पड़ते गांव की गलियों में। अंधेरे में डूबी गांव की कच्ची सूनी गलियां हमारे बीच पनपते प्यार की गवाह होती जा रही थी। हम अंधेरे में एक दूसरे का हाथ थामे रहते, किसी के आने की आहट होती तो हम हाथ छोड़ दूर हो जाते और साए के गुजरते ही फिर एक दूसरे में समा जाते। कितनी ही रातें हम दोनों ने चांद को देखकर बिताई थी। कितनी ही बार मैंने उंगली से उसकी पीठ पर अपना नाम लिखा था। उसके जिस्म की खुशबू मेरे हाथों से रात भर में रुखसत भी न हो पाती और सुबह हम फिर साथ हो जाते। साल बीत गया था, गर्मियाँ वापस आ गई थी। मई के शुरुआती दिन थे, पलाश के फूल खिलने लगे थे। आज हम दोनों ने नज़दीक शहर जाकर घूमने फिरने का प्लान किया था। हम 10 बजे के करीब घर से निकल गए थे। आधा रास्ता पार होने तक अचानक स्कूटर खराब हो गई थी। अभी हमें कम से कम 15 किलोमीटर और आगे जाना था। मैंने स्कूटर को धक्का मार शहर तक ले जाने की कोशिश शुरू कर दी थी। आस्था सिर को दुपट्टे से छिपाए साथ साथ ही चल रही थी। मैंने पसीने से लथपथ हो चुका था। मैंने स्कूटर रोड के किनारे खड़ी कर दी और नजदीक एक पेड़ की छाया में आकर बैठ गया। आस्था भी मेरे बगल में आकर बैठ गई थी। मेरी सांसें जोर जोर से चल रही थी। आस्था ने मेरा हाथ थाम रखा था। मैंने पेड़ से टिक कर लेटा था। तभी पलाश का एक फूल अपनी शाख से टूटकर मेरे पैरों पर आ गिरा। मैंने उसे उठा लिया था। मैंने आस्था की तरफ देखा, वह भी मुझे देख ही रही थी। मैंने पलाश के फूल को हाथों से मसल दिया। उसका रंग मेरी उंगलियों पर फैल गया था। मैंने रंग भरी उंगलियां आस्था के माथे की ओर बढ़ा दी थी। आस्था ने कोई जवाब नहीं दिया, बस अपनी आंखें बंद कर ली थी। मैंने पलाश के रंगों से उसकी मांग भर दी थी। आस्था ने जब भी कुछ न कहा, वो बस मेरे गले से लग गई थी। हम दोनों उसके बाद घंटों तक पेड़ की छांव में बैठे रहे। कुछ देर बाद हमारी सांसें लौट आई थी और हम फिर शहर की तरफ निकल पड़े थे। कुछ घंटों बाद हम शहर में थे। स्कूटर बन गई थी। हमने वापस घर जाने का निर्णय लिया। हवाएं अब ठंडी हो चली थी। आस्था मेरे कंधे पर हाथ रखे बैठी रही। उसके माथे का रंग सूख चुका था, मगर उसे हटाया नहीं था। उस शाम ने हमें और भी करीब ला दिया था। आज महीनों बाद आस्था ने दीवार पर आवाज करके नींद न आने का इशारा किया था। मैंने भी उसी अंदाज में उसे जवाब दिया। हम दोनों की आंखों से आज नींद गायब थी। अगली सुबह आस्था बहुत खूबसूरत लग रही थी। मैंने सोच लिया था कि जल्द ही मैं घर पर शादी की बात कर लूंगा। अगले कुछ महीने बहुत खूबसूरत बीते। बारिश के दिन आने को थे। कुछ दिनों की छुट्टियां थी तो हम दोनों ही अपने अपने घर गए हुए थे। मैंने पूरा एक हफ्ता घर पर बिताया, पर आस्था के बगैर मेरा मन नहीं लगा तो वापस जैतपुर लौट आया। बारिश और आस्था दोनों के जल्द आने की आस में लगाए था। अपने दिन गुजरता जा रहा था। एक दोपहर में ऑफिस में बैठा था जब डाकिया आकर मुझे एक लेटर दे गया। मैंने लेटर देखा, वो आस्था के ट्रांसफर का लेटर था। उसका तबादला जैतपुर से बनारस कर दिया गया था। स्कूटर लेकर मैं भाग पड़ा था रतनपुर के लिए। पीसीओ पहुंचते पहुंचते जाने कितनी बार मरा था मैं। डायरी से उसका नंबर डायल करते जाने कितनी बार हाथ कांपे थे मेरे। मैंने हिम्मत करके उसे फोन किया, फोन रिसीव नहीं हुआ था। मैं लगातार उसे कॉल करता रहा। फोन बार बार बजकर खामोश हुए जा रहा था। आखिरकार रात 10 बजे आस्था ने फोन उठाया था। आस्था, एक बुरी खबर है। मैंने दिल पर हाथ रखकर कहा, तुम्हारा ट्रांसफर हो गया है बनारस के लिए। क्या मेरा ट्रांसफर हो गया? यह तो बहुत खुशी की बात है, आस्था ने चहकते हुए कहा था। उसकी बात सुनकर मुझे एक और शॉक लगा। तुमने कभी बताया नहीं कि तुमने ट्रांसफर के लिए अप्लाई किया है। मैंने रूंधे गले से पूछा। कोशिश कई बार की रवि, लेकिन कभी कह नहीं पाई। तुम्हें याद है वह दिन जब तुमने कहा था कि हम शादी करेंगे, इस गांव में एक घर बसाएंगे और न जाने क्या क्या सोच रहे थे तुम। लेकिन मैंने कभी कोई जवाब नहीं दिया था। उस दिन मैं यह कहना चाहती थी कि मुझे नहीं पसंद तुम्हारा यह सपना। अभी मेरी उम्र ही कितनी हुई है। मुझे आगे और तरक्की करनी है, नाम कमाना है, दुनिया देखनी है। मुझे इस छोटी जगह में जीवन नहीं बिताना, हमारे बच्चों को यहाँ नहीं रखना। लेकिन कभी यह नहीं कह पाई। तुम इस नौकरी में, इस गांव में, इस सपने में इतने मशगूल थे कि तुमने यह कभी जानना ही नहीं चाहा कि मैं क्या सोचती हूँ। तुम सपने बुनते रहे, लेकिन उस सपने में मुझे कैद करने की सोचते रहे। मैं तुम्हारा साथ चाहती हूँ रवि,
लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरे साथ आना होगा। मेरे साथ बनारस चलो, हम शादी करेंगे, घर बनाएंगे। बोलो आ सकोगे मेरे साथ? उसने कहा और मेरे जवाब का इंतजार करती रही। मेरी कुछ देर की खामोशी के बाद उसने कहा, रवि, मैं तुम पर कोई दबाव नहीं बना रही। तुम अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जी सकते हो, लेकिन तुम्हारे सपनों के लिए मैं अपने सपने नहीं मार सकती। आई एम सॉरी रवि, उसने कहा और फोन रख दिया। उसके कहे शब्द घंटों तक मेरे जहन में कौंधते रहे। अचानक बादल घिर आए थे, हवाएं चलने लगी थी। रात भर बादल और मेरी आंखें जैतपुर को भिगो देने की नाकाम कोशिश करते रहे। अगले दिन मैंने आस्था को कॉल नहीं किया। उसकी अगली दोपहर में ऑफिस में था जब आस्था आई। उसके साथ एक लड़का भी था। उसने बताया कि उसके किसी रिश्तेदार का लड़का है। मैंने अब तक उसकी किसी भी बात का कोई भी जवाब नहीं दिया था। उसने मुझसे भी जो पेपर मांगे मैंने चुपचाप दे दिए। जहां दस्तखत करने कहा मैंने कर दिए। वह जाकर अपने कमरे में सामान बांधने लगी। मैं चुपचाप उसके दरवाजे के बाहर हाथ बांधे खड़ा उसे यह सब करते देखता रहा। जल्द ही उसका सामान बन चुका था। उसका मुंह बोला भाई, एक एक करके सब सामान गाड़ी में रखता जा रहा था। जल्द ही कमरा खाली हो चुका था। उसने दरवाजा बंद कर दिया। साथ आए लड़के ने कहा, देख लो कुछ रह तो नहीं गया है। देख लिया, कुछ नहीं रह गया है, आस्था ने जवाब दिया। जब उसका यहाँ कुछ रह ही नहीं गया तो भला क्या कहना। मैं अपनी जगह पर बना रहा। आस्था मेरे करीब आई। उसने कुछ कहना चाहा, उसके होठ हिले, मगर फिर उसने कुछ नहीं कहा और जाकर गाड़ी में बैठ गई। गाड़ी तेजी से आगे बढ़ गई थी। धुंध का एक गुब्बारा पीछे रह गया था। मैं अब भी अपनी जगह पर खड़ा था। जाने कहां से पलाश का एक फूल उड़ता हुआ मेरे कदमों में आ गिरा, ऐसे जैसे वह मुझसे माफी मांग रहा हो। यह पलाश के फूलों का मौसम नहीं था। मैंने झुककर उसे उठा लिया। उसमें अब वह चमक नहीं थी। पलाश के फूलों ने अब दमकना बंद कर दिया था। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर हमें जरूर बताएं। और आप अगर हमारे चैनल पर नए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही वीडियो लाते रहते हैं।